वेलकम गाइस। जो हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो काफी ज्यादा नॉन सीरियस नहीं बल्कि अल्ट्रा सीरियस है गाइस। हम सभी इसे एक अमेरिकन साई-फाई हॉरर ड्रामा कह सकते हैं जिसके अंदर हमें मैजिक पावर, सस्पेंस, साइंस फिक्शन और ढेर सारे ट्विस्ट मिलने वाले हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स इस सीरीज का नाम ऐसे ही नहीं रखा गया है। यहाँ हर एक मोमेंट में कुछ अलग चीजें हमें पता चलने वाली है। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए मैं आप सभी लोगों को ले चलता हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 के एपिसोड फर्स्ट में। मिड स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें हॉकिंस सिटी दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक साइंस लैब के अंदर एक साइंटिस्ट भागता हुआ दिखाई देता है। ये साइंटिस्ट डर के मारे आगे की तरफ भागता जा रहा है और कोशिश कर रहा है कि लिफ्ट जल्दी से जल्दी खुल जाए। आखिर कोई ना कोई ऐसी चीज थी जो कि साइंटिस्ट का पीछा कर रही थी। दरवाजा खुलता है, साइंटिस्ट अंदर जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई अननोन एंटिटी उस साइंटिस्ट को वहीं पे जान से मार डालती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है माइक के घर में। ये एक 4 बच्चों का ग्रुप है। बाकी 3 बच्चों के नाम डस्टिन, लकस और विल है। इन चारों ने अपना बोर्ड गेम बनाने में बहुत टाइम लगाया था और ये पिछले 10 घंटे से इसी गेम को कंटिन्यू कर रहे थे। डेमोगोर्गन का अटैक और फायरबॉल से प्रोटेक्ट करने की चीजें आगे बढ़ती ही जा रही थी। तभी यहाँ पे माइक की मॉम उसे बुलाती है और गेम को फटाफट फिनिश करने के बारे में कहती है। माइक कहता है कि हमें थोड़ी देर और खेलने दीजिए, लेकिन माइक की मॉम बिल्कुल बात नहीं सुनती। ये सभी अपने गेम को आधा रोककर अपने अपने घर जाने लगते हैं। लकस वहां से निकल जाता है जबकि विल और डस्टिन आपस में साथ जा रहे थे। तभी डस्टिन और विल आपस में रेस लगाने लगते हैं और विल वहां से आगे निकल जाता है। घर जाने से पहले विल के साइकिल में लगी हेडलाइट बार बार में ब्लिंक कर रही थी और एक टाइम के बाद बंद हो जाती है। तभी विल को अपनी आंखों के सामने वही एक अननोन एंटिटी दिखाई देती है, जिसके बाद डर के मारे विल की साइकिल अनकंट्रोल होके सीधा फॉरेस्ट में चली जाती है। विल अपनी साइकिल वहीं छोड़ के अपने घर की तरफ भागने लगता है। हमें पता चलता है कि विल के घर इस टाइम कोई नहीं है। विल की फैमिली में उसकी मॉम है और साथ ही साथ उसका एक बड़ा भाई है, लेकिन घर में कोई नहीं होने से वो फोन लगाने लगता है। फोन के अंदर भी अलग अलग सी आवाजें आने लगती हैं और विल अपने आंखों के सामने देखता है कि उसके घर के दरवाजे को किसी ने खोल दिया है। विल फिर अपने बैकयार्ड की तरफ भागता है जहां पर वो फटाफट से गन को लोड करने की कोशिश करता है। सहवासा विल गन को लोड करके बिल्कुल अटेंट मूड में खड़ा था कि शायद वो किसी को शूट भी कर दे, लेकिन तभी वहां का बल्ब काफी ज्यादा रोशनी के साथ जलने लगता है। हमें यह भी पता चलता है कि विल जब सामने गन करके खड़ा था, लेकिन उसके सामने नहीं बल्कि उसके पीछे कोई अटैक करने के लिए था और एक ही सेकंड के अंदर विल वहां से गायब हो जाता है। अब उसे किसी ने मार दिया है या फिर वो वहां से गायब हो गया है, ये सारी चीजें तो हमें धीरे धीरे पता चलती जाएंगी। विल की मॉम रोज सुबह जॉब पे जाया करती थी, इसी कारण वो अपने बेटे जोनाथन को कहती है कि जल्दी से अपने छोटे भाई विल को उठाओ क्योंकि उसे भी स्कूल जाना होगा। जोनाथन कहता है कि वो अभी तक उठ के नहीं आया है, जरूर अपने कमरे में होगा। विल की मॉम जिनका नाम जॉयस था वो कहती है कि कमरे में होगा, इसका क्या मतलब है? वो रात में घर तो आया था ना। जोनाथन कहता है कि हाँ वो जरूर आया होगा। जोनाथन की बातों से पता चलता है कि जोनाथन रात को घर पे नहीं था। इसी कारण जॉयस भड़क जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि हम दोनों एक साथ नाइट शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। विल का पीछे से ध्यान रखना होता है, अगर वो आखिर रात में घर ही नहीं आया तो फिर वो कहाँ गया होगा। जोनाथन बताता है कि वो पूरे दिन अपने दोस्त माइक के घर पे था। यहाँ जॉयस माइक के घर पे कॉल करती है, लेकिन माइक की मॉम जॉयस को कहती है कि विल तो रात को 8 बजे के आसपास ही चला गया था, क्या वो घर नहीं पहुंचा है? जॉयस किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो कहती है कि हो सकता है कि विल जल्दी स्कूल चला गया होगा। हमें यहाँ पे शहर का पुलिस वाला दिखाया जाता है जिसका नाम हॉपर था। हॉपर अकेला रहता था और उसके लाइफस्टाइल से लग रहा था कि बस वो कैसे तैसे करके अपनी जिंदगी को निकाल रहा है। हॉपर मंडे के दिन नहा धो के आराम से पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहाँ पे उसकी सेक्रेटरी उसे जॉयस के बारे में बताती है कि जॉयस का बेटा विल गुम हो गया है, शायद आपको उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन हॉपर इस बात को सीरियस नहीं लेता। जैसे ही हॉपर अपने केबिन के अंदर पहुंचता है तो वहां उसे जॉयस मिलती है जो कि हद से ज्यादा परेशान थी और वो हॉपर को कहती है कि मेरा बेटा गुम हो गया है। हॉपर कहता है वो अपने दोस्तों के साथ होगा, उसकी यही उम्र है, तुम इस चीज की टेंशन मत लो, वो जल्दी घर पे आ जाएगा। जॉयस कहती है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो बहुत ज्यादा इनोसेंट है, उसे हर कोई चढ़ाता है, उसके कपड़ों पे मजाक उड़ाता है, उसे बुली करने के लिए कोई पीछे नहीं रहता, वो ऐसा लड़का नहीं है कि कहीं इधर उधर चला जाएगा। हमें बाकी 3 बच्चों की स्टोरी दिखाई जाती है, यानी कि माइक, लकस और डस्टिन अपने स्कूल की तरफ जाते हैं और सोचते हैं कि विल आज घर क्यों नहीं पहुंचा, और घर पहुंचा है तो वापस क्यों नहीं आया है। दूसरी क्लास की बच्चे इन तीनों को बुली भी करते हैं, लेकिन ये तीनों इन्हें इग्नोर करना ज्यादा सही समझते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे माइक की एल्डर सिस्टर नैन्सी को देखते हैं जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड बारबरा के साथ में थी। ये दोनों मिलके एक लड़के
आके स्टीव के बारे में बात करते हैं। डॉटर बार्ब को पहले ही पता था कि नैन्सी से स्टीव जरूर मिलेगा और नैन्सी को तभी अपने लॉकर के अंदर एक चिट मिलती है कि स्टीव उसे वॉशरूम में मिलना चाहता है। स्टीव को यहाँ पे नैन्सी से मिलना था, इसी कारण वो नैन्सी को बोल के जाता है कि या तो तुम मुझसे मिलने के लिए आओ या फिर मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आ जाऊंगा। नैन्सी कहती है कि ये सब मेरे घर पे अलाउड नहीं है, मैं कहीं मिलने के लिए नहीं आ सकती हूँ और ऊपर से कल एग्जाम भी है, मुझे बस उसी के लिए स्टडी करनी है। डॉटर स्टीव कहता है कि हम दोनों मिलके स्टडी ही करेंगे। यहाँ पर हमें इन बच्चों के साइंस टीचर दिखाए जाते हैं। पूरी क्लास इन साइंस टीचर से अटैच नहीं थी, लेकिन माइक, लक्स और डस्टिन हमेशा से ही अपने टीचर से बहुत अटैच थे। इनके टीचर ने इनके लिए एक डिवाइस भी तैयार किया था, ऐसा डिवाइस जिससे कि वो काफी दूरी से भी कम्युनिकेट कर सके, यानी कि अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक की। पंपोडाइक्वाल्पनेस विल की मॉम ने हॉपर को बताया था कि उसके 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हॉपर को लगता है कि इन तीनों बेस्ट फ्रेंड से बातचीत करना सही रहेगा, इसी कारण वो स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाके इन तीनों बच्चों को अपने साथ ले आता है। बच्चे यहाँ पे एक साथ तीनों स्टार्ट हो जाते हैं। सभी के आंसर क्लैश कर रहे थे और ये तीनों शोर मचाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं पता था कि आखिर 8 बजे के बाद जब ये लोग अलग अलग हुए तो विल कहाँ पर गया। इन तीनों को यह तो समझ आ चुका था कि इनका दोस्त मिल नहीं रहा है, इसी कारण वो हॉपर को कहते हैं कि हम हमारे दोस्त को ढूंढने में आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन हॉपर इन बच्चों को कहता है कि तुम्हें यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अपने घर जाना है और साथ ही साथ अपने दोस्त को ढूंढने के लिए कोई हरकत मत करना। हमें यहाँ पे वही साइंस लैब दिखाया जाता है जिसके अंदर 4 से 5 और साइंटिस्ट भी आए थे। इस साइंस लैब के एक पोर्शन को सील किया गया और इन्फॉर्मेशन दी गई कि इन्फेक्शन ज्यादा ना फैल जाए, इसी कारण इसे पूरी तरीके से सील किया जा रहा है। इनमें से कुछ लोग स्पेशल सूट पहन के आगे की तरफ बढ़ते हैं, लिफ्ट से नीचे आते हैं और उसके बाद आगे बढ़कर ये लोग कुछ देखते हैं। ये कुछ स्टिकी सेल्स जैसे दिख रहे थे। चिराटोट वॉल के अंदर एक होल भी हो रखा था जिसके अंदर हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। तो आखिर ये किस टाइप के सेल्स थे? यहाँ पर एक साइंटिस्ट लड़की के बारे में भी पूछता है कि लड़की आखिर कहाँ गई होगी। जिस लड़की के बारे में बात हो रही थी अब हमें वहीं दिखाई जाती है। लड़की को पेशेंट के कपड़े पहना रखे थे और इस छोटी बच्ची के बाल भी पूरे ट्रिम कर रखे थे। ऐसा लग रहा था कि ये लड़की उस लैब से भाग गई है। भाग के वो एक रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच जाती है जहाँ पे उसे खाने के लिए फ्राइज मिलते हैं। तभी उस रेस्टोरेंट का ओनर इस लड़की को देख लेता है और पकड़ के बिठा देता है। अब ओनर को इस लड़की की हालत देख के समझ में आ गया था कि इस बच्ची के साथ में कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। वो उसे बिठा है और वापस से खाने के लिए चीजें देता है और उसके बाद में पूछना शुरू करता है कि आखिर तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम ऐसे क्यों घूम रही हो। लेकिन यह लड़की कुछ भी नहीं बताती, इसी कारण ओनर उसका बर्गर ले लेता है और अब पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। हाथ पे बने नंबर्स को देख के ओनर पूछता है कि 11 क्या है। तभी बच्ची अपनी तरफ इशारा करती है। इसका मतलब था कि इस बच्ची का नाम 11 है। अब वही बर्गर शॉप का ओनर सोशल वर्कर्स को कॉल करता है ताकि वो लोग आके इस बच्ची को सही जगह पे अपने साथ ले जाएं। अब हमें यहाँ पर सीरीज का सबसे इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जाता है। एक फैन था जो कि काफी ज्यादा आवाज कर रहा था। जॉइंट टोल 11 उसकी तरफ देखती है और एक ही सेकंड के अंदर वो फैन रुक जाता है, यानी कि 11 के अंदर पावर्स थी, ऐसी पावर्स कि वो अपने माइंड से चीजों को कंट्रोल कर सकती थी। हॉपर जॉयस के पास आता है लेकिन तब तक भी उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी और अब वो रात को भी जंगलों में सब एक साथ निकलते हैं विल को ढूंढने के लिए। यहाँ पे विल के तीनों दोस्त भी आपस में सोचते हैं कि विल की मदद के लिए हमें खुद जाना पड़ेगा, उसे हम ढूंढ लेंगे। डॉटर माइक जब अपने घर से बाहर निकलता है तो उसे स्टीव दिखाई देता है जो कि उसकी बहन के विंडो के ऊपर चढ़ने वाला था। यहाँ पे नैन्सी को समझ नहीं आता कि स्टीव आखिर इस टाइम पे क्यों आया है। सो स्टीव और नैन्सी आपस में बातें करने लगते हैं, कभी स्टडी करने लगते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच क्लोजर्स भी बढ़ती जा रही थी। 11 बर्गर ओनर के ऊपर बिलीव करने लगती है। इस ओनर ने 11 को आइसक्रीम दी थी खाने के लिए और बातों ही बातों में 11 स्माइल भी करती है। तभी वहाँ पे कोई दरवाजा नॉक नॉक करता है और एंट्री होती है सोशल वर्कर्स की। टॉनर कहता है कि मैंने आपको पहचाना नहीं, आपकी आवाज कुछ पतली पतली लग रही है। बात तो मुझसे किसी और ने की थी। लेकिन वो सोशल वर्कर कहते हैं कि हम इस बच्ची को टाइम से अच्छी जगह पे ले जाने के लिए आए हैं। जैसे ही सारे लोग अंदर आते हैं तभी एक लेडी इस बर्गर ओनर को शूट कर देती है और वहीं पे मार डालती है। 11 वहां से खुद की जान बचा के भागने लगती है, लेकिन पीछे से कोई उसका रास्ता रोक लेता है। जब वापस से हम उस साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि लैब के अंदर भी गया था तो वो अपनी आंखों से देखता है कि 11 2 गार्ड को मार के उस दरवाजे से भाग चुकी है जुल्ह। जिसके बाद हम माइक, डस्टिन और लक्स को देखते हैं। वो विल को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट तक पहुंच जाते हैं। बारिश होने के बावजूद भी वो आगे बढ़ते जाते हैं। बारिश तेज हो जाती है, तभी ये लोग आपस में एक दूसरे को रोकते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने आवाज सुनी? डैड कोई और इनके सामने 11 खड़ी थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है।
जॉयस और जोनाथन पे। ये आपस में विल को याद करते हुए रो रहे थे कि काश अगर ये दोनों विल के साथ होते तो विल आज कहीं गायब नहीं होता। इनके घर के टेलीफोन पे एक कॉल आता है, बट जॉयस उस कॉल को जब उठाती है तो उसके अंदर से काफी ज्यादा डिस्टरबेंस की आवाज आने लगती है और कुछ सांसों की आवाज, लेकिन साथ ही साथ किसी क्रीचर के किसी चीज को क्रश करने की भी आवाज आती है, जैसे कि कोई किसी को मार रहा हो। ये सारी चीजें सुन के जॉयस कहती है कि ये मेरे बेटे की ये आवाज है, ये उसके सांसों की आवाज है, मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ। तभी इलेक्ट्रिसिटी का एक शॉक आके उस पूरे फोन को खराब कर देता है। उस शॉक के कारण जॉयस के हाथ से भी फोन नीचे गिर जाता है। जॉयस और जोनाथन उसी नंबर पे वापस कॉल लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉल नहीं लगता है। कौन? तो आखिर विल कहाँ पे गया होगा और वो अपने घर वालों से कैसे कांटेक्ट कर पा रहा है? इन सारी चीजों के जवाब तो गाइस हम सभी को नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं।